हेलो एवरीवन। आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है अकाउंट रिसीवेबल एंड अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स। सबसे पहले मैं आपको अकाउंट रिसीवेबल्स के मतलब बताता हूँ, उसके बाद देन मैं आपको अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स के मतलब। तो सबसे पहले आपको जो बताने लगा हूँ वो मैं बता रहा हूँ अकाउंट रिसीवेबल से रिलेटेड। अकाउंट रिसीवेबल्स होते क्या है? मोस्टली अकाउंट रिसीवेबल तब जनरेट होते हैं जब कंपनी उधार पे सेल करती है। एक होती है कैश सेल्स होती है, एक होती है क्रेडिट सेल्स होती है। कैश सेल्स वो होती है जिसमें आप एट द स्पॉट जो चीजें सेल कर रहे हो उसी टाइम ही आपको उसका कैश रिसीव हो जाता है। लेकिन क्रेडिट सेल्स होती है जिसमें आप चीजें तो सेल कर रहे हो लेकिन उसके पैसे जो है ना वो आपको उस टाइम नहीं मिलने लगे हुए। जो जिसको आप चीजें सेल कर रहे हो वो कहता है मैं आपको 1 महीने के बाद या 2 महीनों के बाद या 3 महीनों के बाद जो है ना वो चीजें जो है ना जो मैंने ली है उसके केस में आपको पैसे जो है ना वो आपको दे दूंगा। इसका मतलब है कि जिस आप जो उधार पे सेल करने लगे हुए हो उसकी वजह से कंपनी की जो है ना जो अकाउंट रिसीवेबल बनने लगे हुए हैं। और अकाउंट रिसीवेबल की डेफिनेशन ये है कि अ पर्सन टू हुम बिजनेस सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट इज कॉल्ड अकाउंट रिसीवेबल। यानी अकाउंट रिसीवेबल जिसको आप उधार पे चीजें सेल कर रहे हो और उससे आपने पैसे लेने हैं, जो आपके साथ उसका एग्रीमेंट हुआ है, चाहे वो 1 महीने के बाद का है, चाहे वो 2 महीने के बाद है, चाहे वो 3 महीने के बाद है। यानी ये टर्म जो है ना वो साथ साथ चलती हैं, क्रेडिट सेल्स और अकाउंट रिसीवेबल। अब कुछ कंपनीज ये होती हैं कि अपनी जो क्रेडिट की पॉलिसी है, जो क्रेडिट के स्टैंडर्ड्स है उसको थोड़ा लिबरल करती हैं ताकि अपनी चीजों की जो सेल है ना वो थोड़ी बढ़ा सकें। यानी जो उनके कलेक्शन का जो टाइम पीरियड है ना उसमें थोड़ी, मसलन अगर वो 30 दिनों में कर रही हैं वो उसको 60 दिनों पे ले जाएंगी ताकि थोड़ा रिलैक्स कर दें, ताकि उनकी इस रिलैक्स जो क्रेडिट की पॉलिसी है उसमें तो रिलैक्स करने की वजह से उसको जो पैसे हैं ना वो तो उसके थोड़े डिले हो जाते हैं, लेकिन उसकी वजह से ये होता है कि उसकी जो है ना सेल्स जो है ना उधार की वो बढ़ जाती है। और इसका फायदा ये होता है कि कंपनी बाद में उनसे पैसे भी रिसीव कर लेती है और रिसीव करने के बाद कंपनी को उसके कैश की अवेलेबिलिटी जो है ना वो उसकी जो कैश की लिक्विडिटी की सिचुएशन होती है ना वो वक्ती तौर पे तो थोड़ी कंपनी को डिस्टर्ब करती है, लेकिन उसका फायदा ये होता है कि उसके जो क्रेडिट स्टैंडर्ड्स जो वो लिबरल कर रही है उसकी वजह से उसकी सेल्स में इजाफा होता है, लेकिन सेल के इजाफा होने के साथ साथ कंपनी के अकाउंट रिसीवेबल बन जाते हैं। लेकिन जब कंपनी के अकाउंट रिसीवेबल बन रहे हैं तो कंपनी को ये भी डर होता है कि कहीं ना कहीं पे वो बैड डेट्स ना हो जाए, यानी वो अनकलेक्टेबल में ना चले जाएं। तो अनकलेक्टेबल यानी वो होते हैं जिसमें कंपनी को डर होता है या अंदेशा होता है कि कंपनी को उसको पैसे मिलेंगे नहीं। तो अनकलेक्टेबल के यहाँ पे मैंने डिस्क्राइब भी किया हुआ है। अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस इज द चार्ज मेड टू द बुक्स व्हेन अ कस्टमर डिफॉल्ट ऑन पेपर। This expense can be recognized when it is certain that a customer will not pay। यानी आपके पैसे जो ना आपको लग रहा है कि बैड डेट्स हो गए हैं, अब आपको नहीं मिलेंगे, यानी आपके कस्टमर की वजह से जिसको आपने क्रेडिट पर सेल की हुई है। सेकेंड है अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स है। ये क्या होता है? कंपनी अपने जो बैड डेट्स या उसके जो अनकलेक्टेबल अकाउंट्स हैं उनके अगेंस्ट में कंपनी अलाउंस बनाती है। ठीक है। अगर कंपनी को लगता है कि ये उसका जो अकाउंट रिसीवेबल है वो बैडर्स हो रहे हैं यानी अनकलेक्टेबल हो रहे हैं, तो कंपनी इस अलाउंस की मदद से उसको क्या करती है, अपने जो अकाउंट रिसीवेबल है ना उसको क्लोज कर देती है। और इसीलिए इसको कहा जाता है कंट्रा एसेट अकाउंट, अकाउंट रिसीवेबल का। यानी मैं फिर बता दूं, अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स वो होते हैं जो कंपनी अलाउंस बनाती है अनएक्सपेक्टेड, जो उसको लगता है कि ये उसके बैडर्स हो जाएंगे फ्यूचर के अंदर या अनकलेक्टेबल हो जाएंगे, तो कंपनी अपने आप को सेफ एंड पे रखने के लिए अलाउंस बना रही है डाउटफुल अकाउंट्स के लिए। अब इसी चीज को मैंने प्रैक्टिस प्रॉब्लम के थ्रू समझाने की कोशिश की है। अब प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपके अगर आप लोग देखोगे तो सुपरस्टार हॉलीवुड पब्लिसिटी फर्म है, उसका जो ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड है। तो मैं इस पहले प्रॉब्लम को रीड करता हूँ, उसके बाद इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ता हूँ, ताकि आपको जो मैंने क्रेडिट सेल्स का बताया, जो कंपनी उधार पे सेल कर रही है या कोई भी बिजनेस कर रहा है जिसकी वजह से उसके अकाउंट रिसीवेबल बन रहे हैं, और फिर उसके बाद उसके अलाउंस से रिलेटेड जो भी उसका प्रोसेस है और जो उसके अनकलेक्टेबल है। तो सबसे पहले अगर आप लोग देखोगे ना यहाँ पे, तो उसने ना
एजिंग की हुई है, यानी प्रैक्टिस प्रॉब्लम के अंदर अकाउंट रिसीवेबल्स की, यानी नॉट येट ड्यू है वो 5 लाख है, 1 to 30 डेज पास ड्यू है 2,10,000 है, 31 से 60 डेज पास ड्यू है 80,000 है, 61 से 90 डेज पास ड्यू है 15,000 है, ओवर 90 डेज पास ड्यू है 30,000 है, और टोटल 8,35,000 है। अब वो नीचे बता रहा है फर्दर इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में, ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस द कंपनी एस्टिमेटेड द परसेंटेज प्रोबेबली अनकलेक्टेबल फॉर द अबव 5 एज ग्रुप टू बी एज फॉलो, यानी कंपनी को लगता है कि जो उसके 5 ग्रुप्स हैं जिनसे उससे पैसे लेने हैं और जिनकी डेट्स के ऊपर मेंशन है, डेट्स और टाइम पीरियड, जो टाइम पीरियड मेंशन है उसका, उसके मुतालिक उसने बताया हुआ है कि ग्रुप ए में जो एक्सपेक्टेड है वो 1% अनकलेक्टेबल, ग्रुप बी में से 3% है, ग्रुप सी में से 10% है, ग्रुप डी में से 20% है, एंड ग्रुप ई में से 50% है। The allowance for doubtful accounts before adjustment and December 31st showed a credit balance of 11,800, और कंपनी ने अलाउंस जो बना के रखा हुआ है अपना दिसंबर 31st को वो 11,800 है, और कंपनी ने ये अलाउंस जो बनाया हुआ उसको लगता है कि उसके फ्यूचर के अंदर जो बैडर्स हो जाएंगे अनकलेक्टेबल हो जाएंगे उसके लिए उसने रखा हुआ। अब इंस्ट्रक्शन में वो कह रहा है कि कंप्यूट द एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ अनकलेक्टेबल अकाउंट बेस्ड ऑन द अबव 5 क्लासिफिकेशन बाय एज ग्रुप। वो कह रहा है कि जो उसने ऊपर परसेंटेजेस बताई हुई हैं उसके मुताबिक जो उसने टाइम पीरियड बताया हुआ है ग्रुप्स का अकाउंट रिसीवेबल के अमाउंट कलेक्शन का, उसमें आपने परसेंटेज के अकॉर्डिंगली अनकलेक्टेबल जो है ना वो कैलकुलेट करने हैं। तो मैंने इसका सोल्यूशन भी सॉल्व किया हुआ है, अगर आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, तो आपके जो अकाउंट रिसीवेबल हैं उनके जो ग्रुप्स हैं, पहले जो 5 ग्रुप्स हैं, फर्स्ट वन नॉट येट ड्यू है 5 लाख वाला, उसके बाद 130 डेज है 2,10,000 का, फिर 31 से 60 डेज का 80,000 है, 61 से 90 डेज है 15,000, और ओवर 90 डेज है 30,000। टोटल इनको करेंगे तो 8,35,000 बन रहा है। परसेंटेजेस उसमें से बताई हुई है कि पहले ग्रुप की परसेंटेज है अनकलेक्टेबल की 1% है, 5 लाख को 1% से करेंगे तो 5,000 आ जाएगा, 2,10,000 को 3% से करेंगे तो 6,300 आ जाएगा, 80 लाख को 10% से करेंगे तो 8,000, 15,000 को 20% से करेंगे तो 3,000, और 30,000 को 50% से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15,000, और टोटल आपका जो पोर्शन इन सबका सम बन रहा है वो बन रहा है 37,300। यानी जो कंपनी का जो टाइम पीरियड है 5 ग्रुप्स का जिनमें उसने पैसे लेने हैं और परसेंटेज जो उसने बताई है उसके अकॉर्डिंगली टर्म कंपनी के जो अनकलेक्टेबल है वो 37,300 है बन रहे हैं यहाँ पे। यानी अमाउंट को परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाई करते गए तो आपके पास आपके अनकलेक्टेबल टोटल आ गए 37,300, जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी फर्स्ट पार्ट की। तो अब फर्स्ट पार्ट की ये रिक्वायरमेंट थी। अब ये उसके बाद नेक्स्ट अगर आप लोग देखोगे तो मैं फर्स्ट पार्ट के बाद इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ मूव कर रहा हूँ। तो सेकंड पार्ट में वो कह रहा है कि आप लोगों ने ये बताना है कि प्रिपेयर द एडजस्टिंग एंट्री नीडेड टू ब्रिंग द अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स टू द प्रॉपर अमाउंट। यहाँ पे ना उसने क्वेश्चन में बताया हुआ है कि 11,800 का वो अलाउंस पहले से बना चुका हुआ है, लेकिन हमने कैलकुलेशंस की, तो कैलकुलेशंस करने के बाद जो अनकलेक्टेबल हकीकत में होने लगे हुए हैं इस क्वेश्चन में, वो होने लगे हुए हैं आपके 37,300। 37,300 यानी इसका मतलब है कि कंपनी के जो अनकलेक्टेबल है वो 37,300 है, लेकिन उसे अलाउंस जस्ट रखा हुआ था 11,800 से। इसका मतलब है कि कंपनी को एडजस्टिंग एंट्री में जो उसने मजीद जो अमाउंट रखनी है अपने अलाउंस की वो कितनी रखनी है और उसकी उसने एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है। सबसे पहले अमाउंट की कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 37,300 उसके टोटल थे जो यहाँ पे आपके अनकलेक्टेबल हकीकत में हो रहा है, लेकिन कंपनी ने अलाउंस रखा हुआ था 11,800 का। इसका मतलब है कि मैं अगर इसमें से माइनस करूँ 37,300 में से 11,800 को, तो कंपनी को मजीद जो अलाउंस रखने की वो जरूरत है वो कितनी है 25,500 की। इसका मतलब है कि फिर दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, कंपनी ने अलाउंस रखा हुआ है अपने जो डाउटफुल अकाउंट या बैडर्स के लिए वो 11,800 है, लेकिन हकीकत में उसके जो अनकलेक्टेबल है वो 37,300 है। इसका मतलब है कि कंपनी को जो मजीद
अमाउंट रखनी है अपने अलाउंस के लिए वो 25,500 है। इन दोनों अमाउंट्स का डिफरेंस है। और इसी चीज को उसने बी पार्ट में पूछा हुआ है कि आपने क्या करना है, उसकी एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है। एडजस्टिंग एंट्री वो होती हैं जो साल के एंड पे पास होती हैं, जो चीजें आपकी रह की होती हैं उनसे रिलेटेड हमने अपने को क्लोज करना होता है और फिर उसकी एंट्रीज पास करते हैं। तो अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस यहाँ पे डेबिट हो जाएगा 25,500 से, और वो जो अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स है वो क्रेडिट हो जाएगा 25,500 से। तो यहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट थी बी पार्ट की। उसके बाद नेक्स्ट इसका क्वेश्चन का सी पार्ट को अगर मैं देखूं तो वो सी पार्ट में वो पूछने लगा हुआ है कि assume that on January 10 of the following year, Superstar learned that an account receivable that had originated on September 1st in the amount of 8,250 was worthless because of the bankruptcy of the client. अप्रैल शॉवर यानी जो सुपरस्टार कंपनी है उसने अप्रैल शॉवर से 8,250 लेने थे, लेकिन वो क्या हो गया, बैंकक्रप्ट हो गया। प्रिपेयर अ जनरल एंट्री रिक्वायर्ड ऑन जनवरी 10 टू राइट ऑफ दिस अकाउंट। है वो कह रहा है कि आपने क्या करना है कि जनरल एंट्री पास करनी है, और एंट्री पास करनी है उससे मतलब जिसमें आपने उसको राइट ऑफ यानी खत्म कर देना। तो हम एंट्री पास कर लेते हैं यहाँ पे, और उस एंट्री को पास करने के लिए मैंने एंट्री भी पास की हुई है और उसका सोल्यूशन में ये बताया भी हुआ है सी पार्ट को, अगर आप लोग देखोगे तो जनवरी 10 को। अब मैंने एंट्री पास कर दिया अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। अब ये एंट्री पास क्यों की गई है इसकी मैं लॉजिक आपको बताता हूँ। अगर सपोज कर लें कि अगर हम अप्रैल शॉवर को उधार पे सेल करते तो मेरी एंट्री क्या होनी थी, अकाउंट रिसीवेबल्स को मैंने क्या कर देना था, डेबिट कर देना था, और सेल्स को मैंने क्या कर देना था, क्रेडिट कर देना था। और वो कितने से करना था, 8,250 से हाँ डेबिट करना था, और 8,250 से ही क्रेडिट मैंने करना था। इन केस अगर एप्पल शॉवर मुझे पैसे पे कर देती तो फिर मेरी एंट्री क्या पास होनी थी, कैश को मैंने डेबिट कर देना था और अकाउंट रिसीवेबल को मैंने क्रेडिट कर देना था। लेकिन ये वो सिचुएशन थी जब मुझे पैसे मिल जाने थे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे मुझे पैसे नहीं मिल रहे, वो बैंकक्रप्ट हो गया है, अब मैंने उसको राइट ऑफ करना है, तो फिर मुझे उसकी एंट्री पास करने के लिए जो मैंने अलाउंसेस बनाए होते हैं जो डाउटफुल अकाउंट्स के लिए, उस तरह से मैं क्या करूंगा, अमाउंट लूंगा और अपने इस अकाउंट रिसीवेबल एप्पल शॉवर को क्या कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा। तो मैंने एंट्री पास की, अलाउंसेस को मैंने डेबिट कर दिया और अप्रैल शावर यानी अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट कर दिया 8,250 से। आप इस एंट्री में भी दे सकते हो। तो हकीकत में अगर देखो तो जो ओरिजिनल में एंट्री आपकी बनती है ना, तो वो बनती है अकाउंट रिसीवेबल, चूंकि जब मैंने सेल की थी इसको तो वो डेबिट हो रहा था, और अकाउंट रिसीवेबल चूंकि यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपस में क्या हो जाएंगे, ऑफसेट हो जाएंगे, और आपकी एंट्री क्या रह जाएगी, अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स डेबिट हो रह जाएगा, और सेल्स आपकी क्रेडिट रह जाएगी 8,250 से। यानी अगर मैं इसको क्लोज भी कर दूं, ऑफसेट भी कर दूं, खत्म भी कर दूं, लेकिन चूंकि मेरी ये रिक्वायरमेंट नहीं है क्वेश्चन की, मेरी रिक्वायरमेंट ये थी कि आपका एक अकाउंट रिसीवेबल एप्पल शॉवर है वो बैंकक्रप्ट हो गया, तो आपने उसकी एंट्री पास करनी है। मैंने आपको उसकी पूरी लॉजिक बता दी, फिर मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर मैं उधार पे सेल कर रहा हूँ तो एप्पल शॉवर को, तो मैं उसकी एंट्री पास करता अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। लेकिन अब वो क्योंकि वो बैंकक्रप्ट हो गया, तो मैंने अब उसको क्लोज करना है, तो क्लोज करने की जो मुझे एंट्री पास करनी पड़ेगी, जो मैंने अलाउंसेस बनाया मैं उसमें को मैं डेबिट करूंगा और अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट करूंगा, और फिर ये एंट्री रिकॉर्ड कर दूंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो अंडरस्टैंड होंगी, और आप लोग इसी तरह ही मेरी वीडियोस देखते रहोगे, और देखने के बाद मेरी वीडियोस को लाइक भी करोगे, और लाइक करने के बाद उसको आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करोगे। सो थैंक यू सो मच आपका मेरी वीडियो देखने का।